नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक मिश्र आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था राज्यपाल के बारे में और आपने ये देख लिया था कि राज्यपाल कैसे बनता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, या फिर क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है या नहीं। तो आपने कल देखा था कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के जरिए यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर हम लोग बात कर लें कि उसके वेतन और भत्तों को कौन डिसाइड करेगा, तो वेतन और भत्तों को डिसाइड करने का काम होता है राष्ट्रपति का, न कि संसद का। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि राज्यपाल के काम क्या क्या होते हैं, यानी कि वर्क ऑफ गवर्नर हम लोगों ने देखा था। और उसमें हम लोगों ने पहला कार्य इसका देखा था जो एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, यानी कि नियुक्तियों से संबंधित काम होते हैं। तो आपने कल देखा था कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है, तो वो राज्यपाल ही करता है। राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके साथ में पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाने का जो पावर होगा वो राष्ट्रपति को होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की सिफारिश राज्यपाल करता है। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है, यानी कि जितने विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति होते हैं, तो कुलपतियों का कुलपति कौन होता है, तो वो राज्यपाल। और सभी कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो काम भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपने कल की क्लास में देखा था। आज हम लोगों को बात करना है कि राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर की बात करेंगे। यहां पर आप हेडिंग बनाइएगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या होती हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को आज करना है। आप जानते हैं कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल यहां पर हम समझ सकते हैं इसको विधानमंडल, और विधानमंडल में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए राज्यपाल भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि विधानमंडल से संबंधित जितने कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को हम क्या कहते हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। और इसमें जो राज्यपाल की एक प्रमुख विधायी शक्तियां होती हैं तो वो क्या करता है, विधानसभा सत्र को, पहला काम इसका क्या होता है, विधानसभा सत्र को बुलाना, यानी कि इसको संवैधानिक भाषा में आहूत करना या इसको बुलाना, ये काम किसका होता है, तो विधानसभा सत्र को आहूत करने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है, सत्रावसान करता है। और इसके साथ साथ में ये विधानसभा को विघटित करने की क्षमता रखता है, विघटित कर सकता है। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये सारे कार्य किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। अब इसके बाद जब विधानमंडल का इलेक्शन होता है, किसका इलेक्शन होगा, विधान मंडल का जब इलेक्शन होगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का, तो इसके इलेक्शन के साथ में ये काम क्या करता है कि प्रत्येक वर्ष विधानसभा विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले
और प्रतिवर्ष के जो पहला सत्र होता है, पहले विधानसभा चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को ये क्या करता है, संबोधित करता है। तो विधानमंडल चुनाव के बाद पहले व प्रतिवर्ष प्रथम सत्र को संबोधित करने का काम कौन करता है? तो संबोधित करने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है आपका राज्यपाल। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बातें आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा क्या होता है कि आप जानते हैं कि जनरली जो हमारे पास विधान सभा होती है और इसके साथ में जो विधान परिषद होता है, तो विधान सभा और विधान परिषद इन दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं। अब विधान सभा और विधान परिषद की अध्यक्षता यानी कि सभापतित्व का काम कौन करता है? विधान सभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति। तो ये काम करता है, उसको सदन का प्रमुख होता है यानी कि प्रोसीडिंग ऑफिसर होता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो सदन का संचालन कौन करेगा, उसको डायरेक्ट कौन करता है? तो इसके लिए कौन व्यक्ति आएगा, इस बात को डिसाइड करने का भी अधिकार किसके पास होता है? तो इस बात को डिसाइड करने का अधिकार क्या होता है? राज्यपाल को होता है। यानी कि पद रिक्त होने पर सभा के किसी सदस्य को कार्यभार सौंपना। अगर इनका पद रिक्त है तो इसके लिए कार्यभार सौंपना किसी सदस्य को कार्यभार सौंपना है, किसी सदस्य को कार्यभार सौंपना है। तो ये दायित्व किसके पास होता है? ये दायित्व भी होता है राज्यपाल के पास होता है। ये काम भी कौन करता है? तो ये काम भी करेगा राज्यपाल। कहने का मतलब है कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष है या विधान परिषद का सभापति और अगर उसका पद रिक्त है तो पदभार कौन ग्रहण करेगा, कौन सा सदस्य ग्रहण करेगा, इस बात को डिसाइड करने का भी अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है राज्यपाल के पास। अब यहां पर आप देखिए तो विधान परिषद जो होता है, चूंकि आप जानते हैं कि जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद इक्वल टू किसके होता है? यह इक्वल टू होता है राज्यसभा के। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है हाउ मेनी मेंबर्स? ये 12 मेंबर्स करता है और ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से आते हैं। और आपने देखा था कि विधान परिषद में कुछ मेंबर्स जो होते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल इनको मनोनीत करता है, राज्यपाल नॉमिनेट करता है। कितने सदस्यों के? तो 1/6 सदस्यों को ये क्या करता है? नॉमिनेट करता है। लेकिन एक बात यहां पर आपको अंतर समझ में आती है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है। राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के अलावा जो राज्यपाल नॉमिनेट करता है कुल 1/6 सदस्यों को, तो वो कहां से संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंधित होता है। ये बातें आपने समझ लिया कि प्रेसिडेंट के तरह ही गवर्नर भी क्या करता है? कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता है। और कहां पर करता है? तो वो उच्च सदन में करता है। यानी कि यहां के अगर उच्च सदन की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होता है? मंत्री परिषद होती है। और राष्ट्रपति किसको करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। ये बात आपने देखा।
अब हम लोग देखते हैं अपने आगे की बातें। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बात आप और समझते हैं कि राष्ट्रपति की क्या करता है, राष्ट्रपति जो था, राष्ट्रपति यह लोकसभा में कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता था। कितने सदस्यों को, तो 2 सदस्यों को। और ये कौन होते थे, ये होते थे एंग्लो इंडियन सदस्य को। अब ठीक इसी तरह से राज्यपाल भी क्या करता था, राज्यपाल भी ये विधान सभा में एक सदस्य को नॉमिनेट करता था। और ये कौन से होते थे, ये एंग्लो इंडियन होते थे। इनको क्या करता था, इनका नॉमिनेशन होता था, यानी कि इनका मनोनयन होता था। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि साल 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था और वो था 104वां संशोधन, 104वां अमेंडमेंट हुआ था। और उसमें ये प्रावधान किया गया, उसमें प्रावधान क्या किया गया कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, इनको जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, इनके पर्याप्त रिप्रेजेंटेटिव इनके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए क्या होता है कि इनके सदस्यों के नॉमिनेशन की बात को अब खत्म कर दिया गया। तो यहां पर ये वाली बातें आपके किसी भी काम की नहीं आएंगी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको एक बात बताया था, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता। अब यहां पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, सदस्यों की अयोग्यता की चर्चा हम लोगों ने किया था। अब सदस्यों की जो अयोग्यता है, इसमें हमने आपको बताया था कि अयोग्यता यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य अयोग्यता, सामान्य, और दूसरा होता है, आपको बताया था कि दल बदल के आधार पर। तो अगर यहां पर सामान्य अयोग्यता की बात करेंगे, सामान्य आधार की बात करेंगे, तो इस पर अंतिम डिसीजन लेने का राइट किसके पास होगा, तो यहां पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, ये राज्यपाल लेता है। और किसकी सिफारिश लेती है, तो ये निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यह डिसाइड होता है। इसके साथ में अगर दल बदल की बात आती है तो सदन का प्रमुख इस पर निर्णय लेता है, सदन का प्रमुख निर्णय लेता है। ये बात आपको यहां पर समझनी थी। तो राज्यपाल के प्रमुख कार्य क्या हो जाते हैं, तो राज्यपाल के जो प्रमुख कार्य होते हैं, तो उसमें आपने देखा था कि अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता का अगर प्रश्न है और आधार अगर सामान्य आधार है, तो इस पर डिसीजन कौन लेगा, तो राज्यपाल लेगा। लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद लेता है, परामर्श या सलाह लेने के बाद करता है। ये बात आपको राज्यपाल के जो कार्यकारी जो कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, विधायी कार्य होते हैं, माफ कीजिएगा, विधायी कार्य होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, उसके अंतर्गत आपको ये बात समझनी थी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो राज्य, चूंकि आप जानते हैं कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल जो होता है, इस विधान मंडल का कार्य क्या है, इस विधान मंडल का कार्य अगर आप देखिए तो इसका कार्य होता है राज्य में विधि का निर्माण करना। तो विधि के निर्माण की जो बात आती है वो कौन करता है, ये विधान मंडल करता है। विधि का निर्माण विधान मंडल। और कोई भी विधेयक, ध्यान रखिएगा, कोई भी विधेयक यह अधिनियम तब बनता है, अधिनियम तब बनता है जब राज्यपाल का, हम राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राज्यपाल का इस पर हस्ताक्षर हो जाए, राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाए, तब वही क्या होता है, वह विधेयक अधिनियम के रूप में शामिल हो जाता है, अधिनियम परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर आप समझिए कि अगर कोई प्रपोजल है, कोई विधेयक या बिल है
और यह बिल कहां पर आया, किसी भी सदन में आया, किसी भी सदन में यह आया, और दोनों में से किसी भी सदन में जब लाया गया तो ये क्या होगा, ये दूसरे वहां से यह पास होगा, या इसी को कहते हैं कि यहां से यह पारित हो गया या स्वीकृत हो गया। तब इसके बाद कंडीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अब यह दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में गया तो दूसरे सदन में भी मान लीजिए कि यहां से यह पारित हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके संदर्भ में, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलता है कि अब यह जाएगा कहां पर, यह जाएगा राज्यपाल के पास। किसके पास, राज्यपाल के पास। किस बात के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। अब जब राज्यपाल के पास यह हस्ताक्षर करने के लिए गया तो राज्यपाल के पास क्या होता है, कुछ इसके पास विकल्प मौजूद होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प होता है, इसको स्वीकार कर सकता है। पहला विकल्प इसके सामने क्या आएगा, पहला विकल्प आ गया कि यह स्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। अगर ये कर लिया तो ठीक है, या तो ये क्या करेगा, दूसरे में क्या करेगा, स्वीकृति के लिए रोक सकता है, या क्या करेगा, स्वीकृति के लिए यह रोक सकता है, स्वीकृति के लिए रोक सकता है, या तो ये कर ले। अब या तो क्या करे, धन विधेयक के अलावा यह सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। अब इसके अलावा क्या करता है कि धन विधेयक के अलावा, धन विधेयक के अलावा पुनर्विचार हेतु वापस कर दे, सदन को वापस कर दे। पुनर्विचार के लिए यह सदन को वापस भी कर सकता है। अब सदन द्वारा पुनः पारित करने के बाद अनुमति देना होगा। अब धन विधेयक के अलावा यानी कह सकते हैं इसके अलावा कौन हो जाएगा, तो इसके अलावा हो जाएगा आपका साधारण विधेयक। अब ऐसा कोई अगर साधारण विधेयक है तो ये कहां पर जाएगा, पुनर्विचार हेतु वापस करे। तो पुनर्विचार हेतु किसके पास वापस करेगा, तो यह सदन के पास वापस चला गया। अब सदन के पास अगर वापस गया तो सदन का काम क्या होगा, या तो इसमें कोई संशोधन करे और या तो संशोधन करे या संशोधन न करे। तो इन दोनों के बाद अगर उसी विधेयक को वापस राज्यपाल के पास भेज दे, वापस राज्यपाल के पास भेज दे, तो क्या होगा, तब क्या होगा कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा। ये बात आपको यहां पर बताई गई है। इसके अलावा क्या करता है कि इसके अलावा आप देखें तो धन विधेयक के अलावा यानी कि साधारण विधेयक पर, धन विधेयक के अलावा अर्थात साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। कहां पर, सदन के पास इसको वापस कर सकता है। अब सदन के पास गया तो संशोधन करे या संशोधन न करे, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वापस राज्यपाल के पास अगर भेज दे तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा एक कंडीशन और आती है कि यह राष्ट्रपति के लिए
रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब यहां पर कंडीशन आपको आती है कि अगर विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा आप कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया, अब राष्ट्रपति के पास यह भेजा, अब राष्ट्रपति के पास अगर यह भेज दिया तो राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प होंगे, जरा इसको याद रखिए। राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प होंगे, तो ये क्या करता है कि इस पर हस्ताक्षर कर सकता है, इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, या इसके अलावा इसको क्या कर सकता है, यह सुरक्षित रख सकता है अपने पास, और या तो यह राज्यपाल को निर्देशित करे, राज्यपाल को निर्देशित करे क्या कि पुनर्विचार हेतु वापस भेजिए, पुनर्विचार हेतु भेजें। अब पुनर्विचार हेतु अगर भेजते हैं तो उसके बाद संशोधन या बगैर संशोधन, ध्यान रखिएगा कि सदन जो है वो संशोधन या बगैर संशोधन के ये क्या करे, ये वापस भेज दे, तो राज्यपाल क्या करेगा, फिर से राष्ट्रपति के पास। तब इस कंडीशन में राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं होगा, हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं होगा। ये बात आपको यहां पर क्लियरली समझनी है, ठीक है। यहां पर आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया। अब इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर की, इसमें एक और ऐड हो जाता है और वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगला इसमें क्या ऐड हो जाएगा, यहां पर हो जाता है राज्यपाल का अध्यादेश। क्या होगा, राज्यपाल का अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल का अगर अध्यादेश आप देखते हैं तो ठीक इसी तरीके से आपने एक और देखा था, वो क्या था, राष्ट्रपति का भी अध्यादेश देखे थे। तो राज्यपाल, यहां पर आप जरा देखिए, तुलना करते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश अगर हम लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको कहां पर मिलता है, ये आर्टिकल 123 में अनुच्छेद 123 में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहां से हम 2 को पकड़कर आगे कर दें, यानी कि इसको 2 कर दें, 1 को और 3 को अपनी जगह ही रहने दें, तो यही बन जाता है क्या, राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। और आप ये जानते हैं कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, यह कब जारी किया जाता है, तो ये आपको पता है, चूंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में इसको क्लियरली पढ़ा था कि कब जारी होता है। तो यह जारी तब होता है जब सदन की बैठक न चल रही हो, सदन की बैठक न चल रही हो, सदन की बैठक न चल रही हो, और सदन की बैठक न चल रही हो और तत्काल कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तत्काल कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करता है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल जो है वो एक अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश जारी करके वो अपने द्वारा एक कानून का निर्माण करता है, और वो जो कानून बनता है वो सामान्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही वो कार्य करता है। ये बात आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो राज्य के लेखों से संबंधित। अच्छा, इसमें सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो अध्यादेश होता है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो जैसे ही सदन की बैठक होगी उसके 6 सप्ताह के अंतर्गत उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि अध्यादेश की मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो 6 महीना और 6 सप्ताह, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, वो 6 महीना हो सकता है। इसके अलावा बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसकी अनुमति आवश्यक होती है। तो टोटल ड्यूरेशन अगर पूछा जाए तो 6 महीना और 6 सप्ताह आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लेखों से संबंधित जो राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाने का कार्य भी ये क्या करता है, ये सारे काम करता है राज्यपाल। अब इसके बाद हम लोग करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। तो यहां पर आपको अगला पॉइंट जो है वो आपको है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, ये आपको समझना है। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में इसका काम क्या क्या होता है, यही बात आपको देखना है। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या हो सकती हैं। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में जो राज्य बजट होता है उसको विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना सुनिश्चित कराता है कौन, राज्यपाल कराता है। तो यहां पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे, बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष, किसको, बजट को राज्य विधान मंडल के समक्ष, राज्य विधान मंडल के समक्ष ये क्या करता है, बजट को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता है, प्रस्तुत करवाता है, प्रस्तुत करवाता है। ये कार्य कैसा है, ये कार्य इसका वित्तीय कार्य इसका होता है। इसके अलावा धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व सहमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा काम क्या होता है कि धन विधेयक को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे यहां से, धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व सहमति से, राज्यपाल की पूर्व सहमति से, राज्यपाल की, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की पूर्व सहमति से कहां पर, विधानसभा में, राज्यपाल की पूर्व सहमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आपको कहां पर है, तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। अब इसके अलावा अगर देखेंगे, आकस्मिक निधि से धन निकालना, कहां से, आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से धन निकालना, ये किसके लिए होता है, निकालना, ये काम कौन करता है, ये काम भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष में, इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का यह गठन करता है। अब इसी तरीके से अगर आप कंपेयर कर लें, केंद्र के लिए अगर आप कंपेयर करेंगे, राज्यपाल की जगह पर अगर आप राष्ट्रपति रख लें तो वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देखिए यहां पर, तो बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, तो वो क्या करता है, संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पढ़े हैं।
इसके अलावा आकस्मिक निधि से धन निकालना राष्ट्रपति का दायित्व अधिकार होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग, वहां यहाँ पर राज्य वित्त आयोग है तो वहां पर केवल और केवल वित्त आयोग था, तो वित्त आयोग का गठन करने का काम कौन करता है, तो ये काम कौन कर देता है, राज्यों का राज्यपाल कर देता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर समझ लिया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है आपका क्षमादान शक्ति, यानी कि अगर किसी को सजा मिली है तो राज्यपाल क्या करता है, उसको क्षमा कर सकता है। ये पॉइंट भी आपने पढ़ा था राष्ट्रपति के रेफरेंस में, बट यहाँ पर जो पॉइंट इसके डिफर है उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपको अलग मिलता है। पहला पॉइंट आप जानते हैं कि जो भी सजा मिलती है वो 2 तरीके के कानून के तहत मिलती है। पहली कौन सी होती है, सामान्य कानून, और दूसरा कौन सा होता है, सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि सैन्य न्यायालय और जो सामान्य कानून होते हैं, सामान्य न्यायालय दोनों के द्वारा दी गई सजा को ये माफ कर सकता है, उसमें विलंब कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए सजा को ये माफ नहीं कर सकता है, और दूसरा मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता। यहीं पर आपको 2 चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में ये अंतर देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात कर लें तो राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति है, क्षमा शक्ति जो है उसमें आपको एक बात समझना है कि ये सैन्य न्यायालय द्वारा, बहुत ध्यान से समझिएगा, सवाल यहां से पूछे जाते हैं। यहां पर आपको लिखना है कि सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता, दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता। और इसके अलावा क्या नहीं कर सकता, इसके अलावा यह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये दोनों बातें कहां पर हैं, ये दोनों बातें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंध रखती हैं। ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से समझिए और जितनी भी बातें हमने आपको बतलाई हैं उन सभी बातों को आप तैयार करिए, तभी आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि एनडीए के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, यहां तक हम लोगों ने बात किया है राज्यपाल के बारे में। अब हम लोगों को बात करना है जो मुख्यमंत्री होता है, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे जो राज्य की कार्यपालिका होती है। अब यहां पर आपको बात करना है राज्य कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, राज्य कार्यपालिका। और राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसमें कौन होता है, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री को और उसकी मंत्री परिषद, ये बातें आपको पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने केंद्र के संबंध में क्या पढ़ा था, तो केंद्र के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री, केंद्र के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ये बातें हम लोगों ने केंद्र के संदर्भ में पढ़ा था। अब उसी के साथ इस बात को कंपेयर करना है कि जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है,
मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट, चूंकि आपने जब राज्यपाल को पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहां पर आपने पढ़ा था कि यह राज्य, इसके दो कार्य होते हैं, दो भूमिकाओं में रहता है। एक तो आपने देखा था कि यह केंद्र का क्या होता है, केंद्र का एजेंट होता है और राज्य कार्यपालिका का यह प्रमुख होता है, लेकिन राज्य कार्यपालिका का यह नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो राज्य जो है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यहां पर आपको वही बात लिखनी है। क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पर आपको लिखना है राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख ये कौन होता है? ये होता है राज्यपाल, परंतु वास्तविक प्रमुख ये कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब इसी बात को आप समझने के लिए इसको एक तरीके में और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जो कार्यपालिका होती है ये भी क्या होता है, दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है और दूसरे अस्थाई होते हैं। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए नियम कानून है उसी को अप्लाई करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव। और इसमें आप देखेंगे कि जो अस्थाई होते हैं ये 5 साल के लिए आते हैं और इसमें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है। लेकिन जो अस्थाई होते हैं उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जैसे डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को ही ये इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। यहाँ पर अब अगला जो महत्वपूर्ण सवाल आता है, ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन समझ लिया कि जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री ये वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। लेकिन सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए हमारे संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। सीएम के निर्वाचन के लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 164 जो है, एक चीज यहां पर आप लिख लीजिए, संविधान में किसी निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। तो क्या है, तो आर्टिकल 164 इसके लिए है। और यह आर्टिकल 164 जो है वो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो आर्टिकल 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करेगा, यहां पर देखते हैं कि पहला इसमें पॉइंट आपको क्या मिल गया, नियुक्ति। और नियुक्ति के संदर्भ में आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 164। और यहां पर कहा गया है कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल।
लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या राज्यपाल स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है या उसके ऊपर कोई बाउंडेशन होता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस संदर्भ में राज्यपाल स्वतंत्र नहीं होता है और ये सामान्य तौर पर विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही यह मुख्यमंत्री बनाता है। तो राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसके ऊपर कुछ बाउंडेशन होती है। बाउंडेशन क्या होती है कि सामान्यतः यह विधानसभा में, सामान्य बात कर रहे हैं, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त करता है, सीएम नियुक्त करता है। किसको करता है? तो सामान्य तौर पर विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ये सीएम नियुक्त करता है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि अगर विधानसभा में किसी भी दल को कोई स्पष्ट बहुमत न मिले, किसी भी दल को, कंडीशन बन सकती है। कंडीशन क्या हो गई? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, स्पष्ट बहुमत न मिले तो उस समय क्या होगा? तो उस कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, जो इसका विवेक कहेगा उसके आधार पर यह डिसीजन ले सकता है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में सबसे बड़े दल के नेता को क्या करेगा? सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल के नेता को यह सीएम बना देगा। लेकिन कहेगा क्या कि आपको करना क्या है कि आपको 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होगा। कितने दिनों में? 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर क्या करना होगा? सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। ये कंडीशन लगाएगा, हासिल करना होगा। ये बात कौन बता दिया? ये बात बता दिया राज्यपाल ने। किसको? जिसको किसी भी दल में यहां पर नहीं मिला है। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर आप देखें कार्यकाल के दौरान सीएम की मौत या उत्तराधिकारी न हो तो उस कंडीशन में सामान्य तौर पर क्या होता है? सत्तारूढ़ दल का जो नया नेता होता है उसका चुनाव कर लिया जाता है और राज्यपाल उसे ही सीएम नियुक्त करता है। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है कि राज्यपाल बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर उचित समय में बहुमत सिद्ध करने के लिए वो कह सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है? बहुमत साबित करना है कि आपका जो बहुमत है वो सदन में प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर आप एक कंडीशन देखें तो विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए उसको सीएम बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है और ऐसा अगर नहीं वो कर पाया तो उसका जो सीएम पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट आप और समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए सीएम बनाया जा सकता है
और 6 माह के लिए सीएम इसलिए क्योंकि 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता अवश्य ग्रहण करनी पड़ेगी, और अगर वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसका जो सीएम पद होगा वो समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो सीएम बनेगा इसकी शपथ का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, तो सीएम का शपथ, ये शपथ कहां लेता है और किसके समक्ष लेता है, ये सवाल आपको पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष यह शपथ लेता है, और राज्यपाल के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, किसके अनुसार, तो तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार यह क्या करता है, तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार यह शपथ लेता है। किसके समक्ष, तो ये लेता है राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं इसके कार्य क्या होते, कार्यकाल इसका कितना होता है। तो सीएम का कार्यकाल कितना होता है, अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल से। तो सामान्य तौर पर यह क्या है, सामान्य तौर पर यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रसाद पर्यंत कार्य करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे। इसके लिए क्या होता है, इसमें कंडीशन आपकी यही रहेगी कि हमेशा ये बर्खास्त नहीं कर सकता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन होगी। 2 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके लिए भी कुछ कंडीशन आपको यहां पर बताया जाता है। अब यहां पर क्या है कि जब तक उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक इसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, और अगर वह विधानसभा में बहुमत खो देता है तब उसकी सरकार गिर जाएगी, और विश्वास अगर खो देता है तो त्यागपत्र उसको देना ही पड़ता है, अन्यथा राज्यपाल उसको बर्खास्त करने की औकात रखता है। ये बातें आपने समझा है कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए हो सकती हैं महत्वपूर्ण। तो यहां तक की बातें हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद की चर्चा हम लोग अगली क्लास में यानी कि मंडे को इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो यहां तक की बातों को आप तैयार रखिएगा और हेडिंग बना लीजिएगा मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।